हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 और इसकी पूरी हमने थ्योरी समाप्त कर दी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स। देखिए, हम आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल कराएंगे, चाहे कोई सी भी बुक हो, आप सभी बुकों के न्यूमेरिकल कर सकते हैं ये टाइप के न्यूमेरिकलों को समझकर। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। के टाइप 1 जिसमें इलेक्ट्रॉनों धारा दे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे। जैसे आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर चमकेगा। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, देखिए धारा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से, आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। ये जो ऐसे लिख रहा है म्यू फॉर माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। टाइम टी बराबर 30 सेकंड तक बहती है। ठीक है, परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश। पहले हमें निकालना है बच्चों आवेश को लिखते हैं बेटे क्यू से, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो बेटे देखिए कैसे करेंगे इसको। 20 माइक्रो एम्पियर धारा दी है, पहला हमारा काम होगा इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लें। देखिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो ये 10 की घात माइनस 6 एम्पियर हो गए। ठीक है, और टाइम ये सेकंड में, ये तो मूल मात्रक है। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना है। अगर बच्चों मिली एम्पियर में देता धारा तो मिली एम्पियर का एम्पियर बनाने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देते हैं। ये है माइक्रो, तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करके एम्पियर में चेंज कर लिया हमने इसको। अब पूछ रहा है बच्चों इसमें आवेश, तो आवेश के लिए देखिए धारा का आवेश से संबंध लगा दो। इसी पाठ का पहला सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, वैद्युत धारा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से, और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से बेटे आवेश आ जाएगा, इसलिए आवेश मतलब क्यू बराबर हो गया बेटे, इसको इधर ले आइए तो क्यू बराबर आई गुना टी, अर्थात क्यू बराबर आई की वैल्यू रखिए बच्चों, ये रही 20 गुना 10 की घात माइनस 6 है ना एम्पियर में आई की वैल्यू, और टाइम कितने सेकंड 30 सेकंड। तो ये हो जाएगा बच्चों Q इज इक्वल टू 20 या 60 600 गुना 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। इतना आवेश होगा बच्चों, है ना, 600 गुना 10 की घात माइनस 6 कुलाम। या ऐसे आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू 600 10 की घात माइनस 6 देते हो, इसे लिख देते हैं माइक्रो कुलाम, तो 600 माइक्रो कुलाम। तो मैं अपेक्षा करता हूं पार्ट 1 इसका आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट में पूछा बेटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको आप यहां से निकाल सकते हैं क्यू की सहायता से। आपको याद होगा क्यू बराबर होता है NE, आवेश बराबर क्यू बराबर NE, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना मूल आवेश। तो बच्चों यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये फर्स्ट चैप्टर में बेटे मैंने लिखवाया था आपको, इसमें बहुत न्यूमेरिकल भी कराए थे। तो n इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए बेटा, q अपॉन e। तो ये हो जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू, q की वैल्यू रखिए 600 माइक्रो कुलाम, अर्थात 600 गुना 10 की घात माइनस 6, और e इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाकर ऊपर आ जाएगी 0, अर्थात 6000 बन गया। भाग दे लो बेटा, 16 3 48, कितने बचे बच्चों 12, 120 हो गए, 16 7 112, कितने बचे बेटे 8, 80 हो गए, 16 पंजे 80। इसको आप ऊपर ले जाइए तो n इज इक्वल टू आ गया 375 गुना 10 की घात माइनस 19, नीचे है, ऊपर जाकर ये प्लस के 19 हो जाएगी, और 19 में से 6 गया 10 की घात 13। ये आ गई बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला टाइप देखिए बच्चे, ये अगला क्वेश्चन ये रहा बेटे स्क्रीन पर, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए आप, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुना 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। देखिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है अपनी कक्षा में। तो यहाँ पर कहा है जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक, और ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6 गुना 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। n इज इक्वल टू 6 गुना 10 की घात 15 चक्कर हो गए, और टाइम दिया है बच्चों t बराबर 1 सेकंड में।
इतने चक्कर कितने सेकंड में? 1 सेकंड में लगाता है। तो ये कह रहा वृत्तीय पथ में धारा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आई बराबर क्या? तो सभी बच्चों ने पढ़ा है आई बराबर होता है बच्चों Q अपॉन टी। आई बराबर Q अपॉन टी। अब ये बेटा यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो चक्कर लगाने से उत्पन्न हो रहा है, तो Q को आप कन्वर्ट कीजिए, Q बराबर हो जाएगा NE। यहाँ पर रख दो बेटे इसको, तो I बराबर हो जाएगा बच्चों NE अपॉन टी। अब वैल्यू रख दो बेटे, I बराबर N कितने चक्कर लगा रहा है? 6 गुना 10 की घात 15। और E4 इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी के याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 और टाइम दिया है बच्चों कितना? 1 सेकंड। तो डिवाइड बाई 1, तो ये हो गया बच्चों I इज इक्वल टू 16 छिक्का 96 9.6 हो गया बेटा। 16 छिक्का 96 एक अंक बाद दशमलव 9.6 और इंटू 10 टू द पावर -19 और प्लस 15 माइनस के 4 बचेंगे बच्चों, माइनस के 4 एम्पियर। आप चाहते हैं इसको सर मिली एम्पियर में बदल दो, तो बहुत आसान तरीका है। I इज इक्वल टू बच्चों 1 पॉइंट और इधर ले जाइए, तो 0.96। अब बेटा ये हो गई 10 की घात -3 एम्पियर, या इसे आप कह सकते हो I इज इक्वल टू 0.96 क्या? मिली एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित होगी। मैं अपेक्षा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे बेटा, अगला देखिए बच्चों टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 इस चैप्टर का तीसरा टाइप जो तीसरे सूत्र पर आधारित है। एक तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुना 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल बच्चों ए से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 गुना 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है। आगे का है बच्चों, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर की क्यूब है। 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर की क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा I बराबर होता है बेटा, I बराबर 3.2 एम्पियर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार का धारा घनत्व। धारा घनत्व सभी बच्चों को याद होना चाहिए, करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट बाई J, और J बराबर होता है I अपॉन A, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो J इज इक्वल टू वैल्यू रखिए, I की वैल्यू 3.2 अपॉन एरिया ये रहा बच्चों 1 गुना 10 की घात -7। इसको बेटे ऊपर ले जाइए, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना। ऊपर जाकर ये +7 हो जाएगा, और मात्रक हो जाएगा I का एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर, अर्थात मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैं अपेक्षा करता हूं आपका धारा घनत्व निकालना आ गया होगा, बस फॉर्मूले पे बेस्ड है। सेकंड पार्ट में कहा है बच्चों इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अर्थात VD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसके लिए आप चाहे तो I का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि I देकर VD पूछा है, या J का फॉर्मूला लगा दो, J बराबर NEVD, है ना। आप कोई से भी कर सकते हो। आप ये लगाइए, I दिया है, VD पूछा है, तो आप लगा देंगे बच्चों I बराबर होता है NEAVD से। I का VD से संबंध मैंने आपको याद कराया था बच्चों। अब जो निकालना है उसको अलग कर लो, हमें निकालना है VD। तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन NEA। VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, अर्थात ये आ जाएगा बच्चों VD इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए बेटे, I धारा ये रही 3.2 अपॉन N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये रही बेटे कितनी है? 2 गुना 10 की घात 28, 2 गुना 10 की घात 28। E4 इलेक्ट्रॉन का आवेश सबके याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। A4 एरिया ये रहा बच्चों 1 गुना 10 की घात -7। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके सारा वैल्यूज समझ में आ गई होंगी, बस इसमें मार रखा है हमने। अब जो कटता है काट दो बेटे। देखिए 16 दूनी 32 मतलब 3.2, और 3.2 से 3.2 कट गया एक बार, अर्थात ये आ गया बच्चों VD इज इक्वल टू 1 गुना 10 की घात 28 नीचे है, और ये देखिए 19 और 7 26, 26 माइनस के 26 है और प्लस के 28 है, तो नीचे बचेंगे 10 की घात प्लस के 2, नीचे 10 की घात प्लस के 2 बचेंगे। आप उन्हें ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 10 की घात माइनस के 2, अर्थात बेटा अनुगमन वेग आ गया 1 गुना 10 की घात -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदर बोर्ड एग्जाम में भी और स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता रहता है।
आगे देखेंगे बेटे अगला क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, समझिए, ये तो एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। 5 ओम के मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है। ऐसे देखे बेटे, कुछ देर के लिए इमेजिन कीजिए, ये एक मोटा तार है, इसको हमने खींच दिया। अब आप खुद ही बताइए, जब हम इस तार को खींचेंगे तो क्या चीज बढ़ जाएगी? क्या चीज बढ़ जाएगी? लंबाई बढ़ जाएगी। क्या चीज घट जाएगी? घट जाएगी इसकी मोटाई, है ना भाई। जब खींचेगा ये तो लंबाई बढ़ जाएगी और मोटाई घट जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें आपको ये याद रखनी है, जब तार को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, मोटाई मतलब क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये घट जाएगा। और वजन सपोज कीजिए इस तार का वजन 1 किलो है ना, इसे खींचकर मैंने दो गुनी लंबाई तक खींच दिया या 3 गुनी लंबाई तक खींच दिया, तो बताइए बेटे, तार को खींचने पर इस तार का वजन कितना हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन रिवाइज, एक तार है, उसको मैंने खींच दिया, खींचने पर मैंने बताया लंबाई बढ़ गई, एरिया क्षेत्रफल घट गया। वजन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब तार 1 किलो का है, खींच दिया तो अब क्या हुआ? तार 1 किलो का ही रहेगा। अर्थात वजन पर, अर्थात द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो खींचने वाले सवाल हैं, लंबाई को खींच दिया है ना, तो उनमें याद रखना है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी चीज को बेस बनाकर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक 5 ओम के मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए बेटे, जैसे ही जो प्रतिरोध दिया है 5 ओम का है, दिया है, गिवन है आपको R1 = 5 ओम। ठीक है, तार को खींचने पर लंबाई 3 गुनी हो जाती है। मैं लिख रहा हूं इस बात को, 3 गुनी हो जाती है। तो बेटा इसे में एक बात ध्यान देनी है आपको, तार खींचने पर लंबाई बढ़ा दी, 3 गुनी कर दी। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, लंबाई यहां पर बढ़ गई है ना, एरिया घट गया, लेकिन वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लंबाई 3 गुने होने का मतलब ये है बच्चों, अगर आप इसकी पहली लंबाई मानते हैं L1 बराबर L मानते हैं, तो बताइएगा L2 कितना हो जाएगा? 3 गुना, अर्थात 3L। तो बेटा ये बताइए, बात समझ में आ गई क्या? पहली लंबाई कितनी मान ली मैंने? L, खींचने पर कितनी हो गई? 3 गुनी, अर्थात 3L। ठीक है बेटे, तो वो कह रहा है जब तार को खींचकर लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसे निकालने के लिए बेटे प्रतिरोध का लंबाई से संबंध लगाना होगा, और प्रतिरोध का लंबाई से संबंध होता है R प्रोपोर्शनल L²। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, परंतु इससे मिलेगा 1 नंबर। बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का, तो आपको इसको लॉन्ग मेथड से हल करना पड़ेगा। ये दिखाना होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, R प्रोपोर्शनल L²। उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने बताया। जब तार को खींचा जाएगा लंबाई बढ़ जाएगी, एरिया घट जाएगा, परंतु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बेटे इसी बात को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि तार को खींचने पर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात मैंने लिख दी बेटा, जिससे आप भूलो ना कभी भी। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, लेकिन संख्या चेंज करके, है ना, नंबर चेंज करके। लंबाई 3 गुनी कर दी, किसी में कहेगा 5 गुनी कर दी, किसी में कहेगा 2 गुनी, तरीका यही रहेगा सबका। ठीक है, तो तार को खींचने पर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसका मतलब यह है कि खींचने से पहले जो द्रव्यमान था M1, खींचने के बाद भी वही द्रव्यमान होगा M2। भाई ये तो सिंपल सी बात है, तार 1 किलो का है, खींच दो तो वजन तो 1 किलो ही रहा, टूटा थोड़ी ना, तोड़ के अलग थोड़ी ना रखा है, तार खींच दिया बस, तो जितना वजन है उतना ही बाद में रहेगा। तो M1 बराबर M2। अब M माने है तो होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का फॉर्मूला कक्षा 8 से पता होगा। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुना घनत्व,
ये पहली कंडीशन में हो गया है ना, पहली कंडीशन में, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे ही आयतन गुना घनत्व, ये दूसरी कंडीशन में हो गया, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ये हो जाएगा बेटे आयतन, आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना लंबाई, तो आयतन हो जाएगा बच्चों A × L, और घनत्व बेटा D से लिखते हैं, ठीक है। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना लंबाई, हमें मान लीजिए इसका आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल मतलब मोटाई कितनी है गुना लंबाई, A गुना L बराबर इस तार का आयतन, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई और घनत्व D हो गया। घनत्व को देखिए, क्षेत्रफल सपोज कीजिए पहले A1 था, लंबाई पहले L1 थी, घनत्व पहले D1 ना, घनत्व D1 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि जैसे तार सपोज कीजिए लोहे का बना है, खींच दिया, खींचने के बाद काय का बन जाएगा, वो तार तो लोहे का ही रहेगा, अर्थात आप समझ गए, तार खींचने पर तार का पदार्थ नहीं बदलेगा, तार लोहे का है तो लोहे का ही रहेगा, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का ही रहेगा, तांबे का है तो तांबे का ही रहेगा, और जो घनत्व होता है वो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, अर्थात तार किस चीज का बना हुआ है इस बात पर डिपेंड करता है घनत्व। तो बेटा घनत्व थोड़े ही ना बदलेगा, जब तार को खींच देंगे तार का पदार्थ थोड़े ही ना बदलेगा, तार जिस चीज का है खींचने के बाद भी उसी चीज का रहेगा, अर्थात घनत्व पर D1 नहीं लिखना है, बस D कांस्टेंट रहेगा, घनत्व नियतांक रहेगा, है ना। ऐसे ही बच्चों यहां पर बताइए, खींचने के बाद सपोज कीजिए क्षेत्रफल हो गया A2, लंबाई हो गई L2, और घनत्व तो मैंने अभी बताया कांस्टेंट रहेगा, D रहेगा, ठीक है बेटे। जो कटता है काट दीजिए, D से D कट गया। अब ये हो गया बच्चों, बेटा इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, मतलब भाई के पास भाई को ले जाओ, A1 के पास ले आइए A2, A1/A2, ठीक है, ये इधर आ गया। L2 के पास ले जाइए L1, इसे इधर ले जाओ बेटे, L2 के पास L1 ले गए, ठीक है, अर्थात A1/A2 बराबर आ गया L2/L1, या उल्टा कर दो इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं A2/A1, है ना, A2/A1 बराबर, जब इधर से उल्टा करा तो इधर भी कर दो L1/L2। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहां तक समझ में ना आया हो तो एक बार फिर समझिए, एक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है, जब तार को खींचेंगे तो तार के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, अर्थात खींचने से पहले अगर तार 1 किलो का है तो खींचने के बाद भी वो 1 किलो का ही रहेगा, अर्थात उसका द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। और द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है बेटा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, और आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों क्षेत्रफल गुना लंबाई, और घनत्व हो गया D। घनत्व डिपेंड करता है तार के पदार्थ पर, तार किस चीज का बना हुआ है। अब देखिए तार सपोज कीजिए पहले लोहे का बनना था, खींचने के बाद भी लोहे का है, अर्थात घनत्व नियतांक होगा, तो इसीलिए मैंने घनत्व पर D1 D2 नहीं लिखा है। क्षेत्रफल बदलेगा, है ना भाई, तार मोटा था खींचने पर पतला हो गया, अर्थात क्षेत्रफल कम हो गया। तार पहले इतना लंबा था, खींचने पर लंबाई बढ़ गई, अर्थात लंबाई पहले से बदल गई, तो लंबाई बदल गई, क्षेत्रफल बदल गया, क्या नहीं बदला, घनत्व नहीं बदला, ठीक है, वजन नहीं बदला। तो सबसे पहले हमने इसी बात को फॉलो किया कि तार को खींचने पर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात M1 बराबर होगा M2 के। M माने द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व इन फर्स्ट कंडीशन बराबर आयतन गुना घनत्व इन सेकंड कंडीशन। तो आयतन क्षेत्रफल गुना लंबाई और घनत्व D, ऐसे आयतन क्षेत्रफल गुना लंबाई घनत्व D, है ना बेटे। क्षेत्रफल पहले A1 फिर L1, घनत्व D लिखा है, कांस्टेंट है, फिर A2 L2 घनत्व D लिखा है क्योंकि घनत्व कांस्टेंट है, D से D गया, ठीक है। इसको इधर ले आइए, भाई के नीचे भाई ले जाओ, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इज इक्वल टू L2/L1, या उल्टा कर दो बेटा इसको, तो A2/A1 बराबर L1/L2। यहां तक आ गए हम। अब लगाइए प्रतिरोध का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है प्रतिरोध, पूछा भी है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र जो होता है बच्चों, एक तो होता है R बराबर V/I। हमने देखा यहां पर ना तो वोल्टेज है ना धारा है, तो सिंप्लीफाई है, ये तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो फिर कौन सा लगाएं, तार का ऐसा फॉर्मूला लगाइए प्रतिरोध का जिसमें लंबाई आती हो, प्रतिरोध ना, प्रतिरोध का लंबाई के रूप में। तो R का फॉर्मूला होता है बच्चों R बराबर रो इंटू
रो इंटू एल अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे भाई कहां से आया। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला इस चैप्टर में मैंने लिखवाया तो था और साथ साथ में सिद्ध भी कराया था। विशिष्ट प्रतिरोध रिप्रेजेंट होता है रो से, और रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन एल। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफाइक रेजिस्टेंस। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। यहां से बच्चों आर को अलग करिए तो आर बराबर हो जाएगा, ये इधर ले आओ बेटा, तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। आर बराबर हो जाएगा, ये इधर ले जाओ, रो इंटू एल अपॉन ए। समझ में आया बेटे? तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं इसको। तो पहली कंडीशन में हो जाएगा आर के रिप्लेस R1 कर दो इज इक्वल टू रो, तो कांस्टेंट होएगा क्योंकि रो विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी तार के पदार्थ पर निर्भर करता है कि तार किस चीज का बना हुआ है, तो रो कांस्टेंट है। एल के रिप्लेस हो जाएगा बच्चों L1, ए के रिप्लेस हो जाएगा A1। ठीक है बेटे? फिर खींचने के बाद प्रतिरोध क्या करेंगे बच्चों? फिर यही लगाओ, R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, तो ये आ जाएगा बच्चों R2 इज इक्वल टू रो इंटू एल के रिप्लेस L2, ए के रिप्लेस A2। ठीक है? ये वाली जो है इसे इक्वेशन 1 मान लिया, ये वाली जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और इनको भाग कर दो बेटे। भाग करिए, मैं इधर कर देता हूं बच्चों। पहले देख लेते हैं ये कैमरे में आ भी रहा है, नहीं इधर का आ रहा है सब। तो बच्चों डिवाइड करिए जल्दी R1 से R2 को। तो डिवाइडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब देखिए बेटे डिवाइड करने पे रो से रो अपने घर चला जाएगा, रो से रो घर चला जाएगा, और बाहर बाहर वाले पदों की गुणा अंदर अंदर वालों पदों की गुणा। भाग देने पर इससे गया, इसकी इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी। ठीक है? तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर L1 गुना A2, है ना, L1 गुना A2 अपॉन L2 गुना A1, या ये हो जाएगा बेटे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो ऐसे ही रहेगा इनटू, यहां देखिए बच्चों A2 अपॉन A1, ये रहा A2 अपॉन A1 किसका मान है बच्चों? ये L1 अपॉन L2 का। A2 अपॉन A1 बराबर है L1 अपॉन L2। रख दो बेटा इसके रिप्लेस, A2 अपॉन A1 के रिप्लेस मैंने रख दिया L1 अपॉन L2, अर्थात फॉर्मूला बन गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, मीन्स R प्रपोजनल हो गया L स्क्वायर, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर एक नंबर मिलेगा, है ना। दो कंडीशन में बन गया है R1 अपॉन R2 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। तो कहां से आया ये फॉर्मूला? ऐसे आया, जैसे मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया अभी। अब मान रख दो बेटे इसमें, R1 माने प्रारंभ में प्रतिरोध 5 था, 5 रख दिया। R2 अंतिम प्रतिरोध ज्ञात करना है। L1 माने पहले वाली लंबाई L, L1 माने पहली लंबाई क्या है? L है, तो L स्क्वायर हो गया। L2 माने अंतिम लंबाई कितनी है? 3L, स्क्वायर करो तो 3L का स्क्वायर हो गया 9L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R2 बराबर आ गया 9 पंजे 45 ओम। तो अर्थात जब तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध 5 ओम से बदलकर 45 ओम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए बच्चों, एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जो टाइप 4 का ही दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर चमक जाएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन चमक जाएगा, देखिएगा ध्यान से। एक R ओम का तार, देखिए इसमें भी प्रतिरोध R दिया है, प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू R। ओम का तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई कर दी, इसमें भी लंबाई 3 गुनी कर दी, L1 बराबर L, L2 बराबर 3L, 3 गुनी कर दी। तो इस खींचे हुए तार को 3 बराबर भागों में काटा। तो सबसे पहले खींचे हुए तार की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं जब लंबाई 3 गुनी कर दी तो नया प्रतिरोध कितना हो गया। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, डायरेक्ट लगाओ, R प्रपोजनल होता है L स्क्वायर के, अर्थात R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, अर्थात R1 की वैल्यू रखिए बच्चों R, R2 पता नहीं निकालना चाह रहा हूं मैं, L1 L स्क्वायर, L2 कितना कर दिया 3 गुना 3L स्क्वायर करिए 9L स्क्वायर, इससे ये अपने घर गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बच्चों R2 बराबर 9R, अर्थात जो इसका तार है, तार जो है वो नया प्रतिरोध उसका 9R हो जाएगा, अर्थात पहले से 9 गुना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस खिंचे हुए तार को, खिंचे हुए तार ये हो गया जिसका प्रतिरोध 9R है,
खिंचा हुआ तार वो है जिसका प्रतिरोध नो आर है। खिंचे हुए तार को 3 बराबर भागों में काटा और समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो पहले अब देखिए, सपोज कीजिए जो नो आर का तार है ये है, ये रहा ये तार, इसका प्रतिरोध कितना है, नो आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चलते हैं बिल्कुल। इसने कहा इस तार को जिसका प्रतिरोध नो आ रहा है, इसको 3 भागों में काटा। काटो जरा 3 भाग में, ये लो जी, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 भागों में काटा। अब बेटे जब 3 भागों में काटा तो जो प्रतिरोध है वो भी तिहाई हो जाएगा, ठीक है। नो आर था अर्थात 3R इसका हो गया, 3R इसका हो गया, 3R इसका हो गया। जब भी तो 3 और 3 6 और 3 9 R, टोटल प्रतिरोध 9 R है। 3 भागों में काट दिया तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध 3R 3R 3R। 2 भागों में काटता तो 4.5R पहले भाग का हो जाता, 4.5R दूसरे भाग का हो जाता। मैं समझता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे कहा है बच्चों, इस खिंचे हुए तार को 3 भागों में काटा और समांतर क्रम में जोड़ दिया। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए ये जो 3 भाग हो गए हैं, इसका प्रतिरोध मैं मान लेता हूं R1, ये मान लेता हूं मैं R2, ये मान लेता हूं मैं R3। अब इन तीनों को कौन से क्रम में, समांतर में जोड़ दिया। समांतर मतलब ऊपर नीचे रखे, तो समांतर में जोड़ दिया। तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध याद होना चाहिए। समांतर का तुल्य प्रतिरोध होता है बेटे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है बेटे समांतर का तुल्य प्रतिरोध। मैंने इसी पाठ में सिद्ध करा दिया था आपको। ये R डैश मान लो इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 के रिप्लेस 3R प्लस 1/R2 के रिप्लेस 3R प्लस 1/R3 के रिप्लेस 3R। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/R डैश इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3R, है ना। तो 1 2 3 3 3 एकम 3, तो ये हो गया बच्चों 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R। उल्टा कर दिया तो R डैश बराबर R, अर्थात तार को खींचकर जब उसे 3 भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R, अर्थात जो पहले था वही आ जाएगा। समझ में आ गया बेटे। आगे देखेंगे तो टाइप 4 का तीसरा टाइप है ये। किसी धातु के 20 सेमी लंबे तार को, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर चमकेगा, किसी धातु के 20 सेमी लंबे तार को, देखिए तार है L बराबर 20 सेंटीमीटर लंबा तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी। इसको खींचा और लंबाई 25% बढ़ा दी, तो लंबाई में वृद्धि हो गई बच्चों 20 का, 20 तो थी और इसका कितना 25% बढ़ा दिया, है ना। तो ये हो गया 20 का माने गुणा 25% मतलब 25/100, 25 ही कम 25 चौका 100, 4 पंजे 20, अर्थात कितनी बढ़ा दी बच्चों, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो बताइए अब लंबाई कितनी हो जाएगी। अब लंबाई हो जाएगी, पहले कितनी थी 20 थी, कितनी बढ़ाई 5 बढ़ाई, अर्थात कितनी हो गई 25 सेमी हो गई। ये आ गया बच्चों L2 का मान। समझ में आ गया बेटे। एक बार फिर समझ लीजिए, एक तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसको खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी। तो 25% किसकी बढ़ाई, जो पहले लंबाई थी उसका 25% बढ़ा दिया, अर्थात 20 का 25% मतलब 20 गुना 25/100, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो 5 सेमी बढ़ा दी। अर्थात अब लंबाई हो गई 20 पहले थी, 5 बढ़ा दी, तो 20 और 5 25 सेंटीमीटर अब इसकी लंबाई हो गई। अब क्वेश्चन में कहा बेटे नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या। तो बेटा इसके लिए पहले आप ये देखिए प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा जब लंबाई बढ़ा दी। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया था, R1/R2 बराबर होता है L1² और मान रखा R1/R2 बराबर L1। देखिए बेटे L1 माने पहली लंबाई क्या थी 20 थी, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 अपॉन L2 कितनी कर दी 25 कर दी, 25 का स्क्वायर करिए 625। ठीक है बच्चों, भाग दे दो, 5 8 40 80 और 5 ही कम 5, 1 बचा, 12 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 से और कट जाएगा 16 बार, 5 दूनी 10, कितने बचे बेटे 2, 5 पंजे 25। तो ये आ गया बच्चों R1/R2 इज इक्वल टू आ गया 16/25 आ गया बेटे भाग देके।
है ना। आप भाग अपने आप दे लेना अगर ना समझ में आओ। देखो पहले 5 से कटा, 5 8 40, 80 बार कट गया और ये कट गया 125 बार। फिर 5 से एक बार और काट दिया, 16 बार कट गया और ये 25 बार, अर्थात 16/25 ये प्रतिरोधों का अनुपात आ गया। अब उनने पूछा है, इसलिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है भाई, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान गुना 100। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुना 100। ऐसी कमी पूछेगा तो कमी बटे प्रारंभिक मान गुना 100, बस ये है प्रतिशत वृद्धि के लिए वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुना 100। अब वृद्धि कैसे निकलती है बच्चों? वृद्धि हो जाएगी अंतिम प्रतिरोध में से पहले वाला प्रतिरोध घटा दो। अंतिम प्रतिरोध क्या होगा? खींचने के बाद जो आया R2। प्रारंभिक प्रतिरोध जो पहले था क्या था? R1। तो वृद्धि हो जाएगी R2 माइनस R1 बटे प्रारंभिक मान R1 और गुना 100। ये हो गया बेटे, ठीक है। वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुना 100। तो वृद्धि माने अंतिम में से पहला प्रतिरोध घटाइए, प्रारंभिक मान मतलब R1 और गुना 100। अब बेटा इसको अलग अलग कर लीजिए, है ना, तोड़ लो बच्चों, इसको तोड़ लो बेटा। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 माइनस R1 अपॉन R1 1 और गुना में क्या है बच्चों? 100। तोड़ दिया बेटा इसको, R2 बटे R1 और माइनस R1 बटे R1 हो गया 1 और गुना में 100। अब ये हो जाएगा बेटे R2 अपॉन R1, देखिए यहां से निकल जाएगा, उल्टा कर दो इसको। ये हो जाएगा बच्चों R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, उल्टा कर दो तो 25 बटे 16। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, R2 बटे R1 उल्टा कर दो 25 बटे 16 और ले आओ इसको यहाँ, चल भाई यहाँ आ जा। तो ये हो गया 25 बटे 16 माइनस 1 और गुना 100। तो ये आ गया बच्चों 16 ही कम 16, है ना, 16 ही कम 16 और 25 में 16 गए 9 अपॉन 16 और गुना 100। जो कटता है काट दो बेटे, 4 से कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 चौक 16 और 4 से 25 चौका 100। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा 25 निम्मा 225 और बटे 4, भाग दे लो बेटे, 4 पंजे 20, कितने बचे बेटा? 2, 25 हो गए, 4 छिक 24, कितना बचा? 1, पॉइंट लगा के 0 लगाओ 10 हो जाएंगे, है ना, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, तो 56.25% इतनी प्रतिशत वृद्धि होगी। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कम समझ में आया हो तो इसी को एक बार दोबारा देख लें आप। ठीक है बच्चों, तो आज का पढ़ाया हुआ आपके सारा समझ में आया होगा। इससे आगे अगले टाइप के न्यूमेरिकल हम इससे अगले लेक्चर में लेंगे। बच्चों आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।